वेलकम टू प्रहार क्लासेस गाइज। मेरा नाम है चंदन त्रिपाठी और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 15 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बूस्टर की वीडियो। इसमें हमारा पहला सीरीज होता है डेज एंड इवेंट्स का। तो 14 नवंबर को मनाया गया है बाल दिवस, जो नेहरू जी की जयंती पर मनाया जाता है। नेहरू जी जो है 1947 से 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, जो कि सबसे ज़्यादा बार प्रधानमंत्री रहे, सबसे ज़्यादा टाइम तक। इनको चाचा नेहरू भी कहते थे। इन्होंने उस 1955 में चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी इंडिया की भी स्थापना की, जो बच्चों के लिए जो है स्वदेशी सिनेमा बनाने के लिए इसको बनाया गया था। विश्व बाल दिवस की अगर हम बात करें तो 20 नवंबर को मनाया जाता है। इसी के तहत नेहरू जी के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक ये जो है भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। इनको व्यापक रूप से आधुनिक भारतीय गणराज्य का वास्तुकार माना जाता है। इसके साथ ही इनके कुछ उपलब्धियां ऐसी हैं कि संविधान बनाने में इनकी मदद थी। सिंधु जल समझौता संधि जो 1960 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के तहत, उसमें इनका योगदान रहा, जिसमें मैंने ICJ आपको एक ट्रिक बताया था, अगर आपको याद हो तो। भारतीय विदेश नीति को आकार दिया था। भारत की पंचवर्षीय योजना की नीति तैयार की थी। इसरो, IIT और एम्स की भी स्थापना इन्होंने की थी। डेज और इवेंट्स की दूसरे सीरीज में देख लेते हैं। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि फ्रेडरिक बेंटिंग और चार्ल्स हर्बर्ट वेस्ट ने 1922 में इस दिन इंसुलिन की खोज की थी और इनके जन्मदिन के दिन को चिन्हित किया जाता है, इसलिए मनाया जाता है। सबसे पहले 1991 में अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह संघ यानी इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा मनाया गया था। मौजूदा समय में जो डेटा है वो ये है कि 100 में से 10 वयस्क व्यक्ति यानी 18 साल से ऊपर मधुमेह से पीड़ित है। 2022 की जो थीम है विश्व मधुमेह दिवस की, एक्सेस टू डायबिटीज एजुकेशन है। इसके बाद अगला जो हमारा डेज एंड इवेंट्स है वो 13 नवंबर वर्ल्ड काइंडनेस डे के बारे में है, यानी विश्व दयालुता दिवस 13 नवंबर को मनाया गया है। 1998 में इस दिन को पहली बार द वर्ल्ड काइंडनेस मूवमेंट नामक संस्था द्वारा मनाया गया था। इसका गठन जो है 1997 में टोक्यो सम्मेलन में समान विचारधारा वाले दयालु संगठनों द्वारा किया गया था। इसके बाद नेशनल अफेयर्स के न्यूज़ में होता है। पहला हमारा डिफेंस का है। जोधपुर में संपन्न हुआ है भारत फ्रांस संयुक्त वायु अभ्यास का 7वां संस्करण। 7वां संस्करण का नाम क्या है? गरुड़ 7। इसके साथ यह जानना जरूरी है कि इसमें जो है IAF के LCA तेजस यानी लो कम्बैट एयरक्राफ्ट और LCH प्रचंड यानी लो कम्बैट हेलीकॉप्टर, ये भी न्यूज़ में था, मैंने इसको डिस्कस किया था। इस अभ्यास में भाग लेने का यह इनके लिए पहला अवसर था, यानी LCH प्रचंड और LCA तेजस जो है पहली बार यहाँ पर भाग लिए थे। 2003 में यह शुरू हुआ था वरुण अभ्यास। 2003, 2006 और 2014 में भारत ने पहले, तीसरे और 5वें संस्करण का आयोजन अपने यहाँ किया था और अभी 7वें संस्करण का आयोजन भी किया है। इसके बाद जो है 41st इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर चल रहा है। कहाँ पे? नई दिल्ली में प्रगति मैदान में, यानी 41वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला चल रहा है। इसका उद्घाटन कौन कर रहे हैं? उद्घाटन कर रहे हैं केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, और यह 27 नवंबर तक चलने वाला है। इसकी जो थीम है 2022 में व्यापार मेले की थीम है वोकल फॉर लोकल एंड लोकल टू ग्लोबल है। इसके बाद इसमें एक चीज़ और जानने वाली बात है कि इस मेले में उत्तर प्रदेश, केरल फोकस राज्य के रूप में भाग ले रहे हैं। अगला हमारा इंटरनेशनल अफेयर्स में न्यूज़ होता है। आसियान, पूर्वी तिमोर एक देश है। पूर्वी तिमोर जो है वो एक देश, अभी हम मैप में देखेंगे कहाँ पर है। 11वें सदस्य के रूप में सैद्धांतिक रूप से सहमति दी है। मतलब अब आसियान में 10 की जगह 11 मेंबर रहने वाले हैं। इसके बाद इसमें पूर्वी तिमोर पूर्व एशिया का सबसे नवीनतम देश है, सबसे नवीनतम डेमोक्रेसी भी है। इसके साथ ही आप लोग ये भी जान लीजिए, इंडोनेशिया ने 2002 में इस पर कब्जा किया था और 2002 में इंडोनेशिया के कब्जे से ये स्वतंत्रता प्राप्त किया था। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद पूर्वी तिमोर के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। पूर्वी तिमोर के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं जोस रामोस होर्ता। प्रधानमंत्री जो हैं तोर मतन रुआक हैं और मुद्रा यहाँ की US डॉलर है। मैप में हम देख लेते हैं पूर्वी तिमोर है कहाँ पर। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर थाईलैंड है, ये साउथ चाइना सी, फिलीपींस, ब्रूनई, मलेशिया, इंडोनेशिया, ईस्ट इंडोनेशिया यहाँ पर भी है। ये पूरा ऐसे इंडोनेशिया ही होता है। इसके बाद ईस्ट तिमोर जिसकी राजधानी दिल्ली है, दिल्ली, ये वाला दिल्ली है ये, और यहाँ पर पपुआ न्यू गियाना है। और इसके
ईस्ट तिमोर के जस्ट नीचे ऑस्ट्रेलिया है। अब आप लोगों को मैप में ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इंटरनेशनल अफेयर्स के अगले न्यूज़ में फ्रांस के 4 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे जी, आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ करने वाले हैं, ये न्यूब चैपल इंडियन मेमोरियल पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 4742 भारतीय सैनिकों के बलिदान की स्मृति में बनाया गया था। इसके बाद ये कुछ लोगों से मिलेंगे जो अपने समकक्ष वहाँ के होंगे। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एग्रीमेंट्स के अगला हमारा सीरीज होता है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने बेदीस फाउंडेशन के साथ प्रभावी शासन प्रणाली स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन सौंपा है। किस योजना के तहत? दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रभावी शासन प्रणाली स्थापना करने के लिए समर्थन पर हस्ताक्षर किया गया है। एक चीज़ और जानने वाली बात है कि यह जो साझेदारी है 3 वर्षों के लिए हुई है और इसमें किसी भी प्रकार का वित्तीय लेन देन शामिल नहीं है, किसी भी प्रकार का वित्तीय लेन देन शामिल नहीं है। अगला हमारा न्यूज़ होता है इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स का, जिसमें IIT बॉम्बे बना है दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान। एक QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी हुई है 2023 के लिए, उसमें जो IIT बॉम्बे है उसको शीर्ष शैक्षणिक संस्थान के रूप में रैंकिंग की दिया गया है। इसमें IIT बॉम्बे को 40वां ओवरऑल स्थान दिया गया है, पर भारत में इसका स्थान जो है पहला है। इसी के साथ जो दूसरे स्थान पर है वो IIT दिल्ली है 46वें स्थान पर। और जो संस्थान है जैसे IISc बेंगलोर 52 रैंक, IIT मद्रास 53 रैंक, IIT खड़गपुर 61, IIT कानपुर 66 और दिल्ली विश्वविद्यालय 85 हैं। ये भी जानने वाली बात है। इसके बाद बिजनेस एंड इकोनॉमी की सीरीज में है थोक मूल्य मुद्रास्फीति अक्टूबर में घटकर 8.39% आ गई है। इससे पहले ये डबल डिजिट में थी, यानी 10 से ऊपर थी, ये भी याद रखिएगा। थोक मूल्य सूचकांक को WPI बोलते हैं, यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स बोलते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद व्यक्तियों के सीरीज में जो है पहला निधन वाला है, तो इसमें गणितज्ञ RL कश्यप आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। इनका निधन हो गया है, RL कश्यप जी का 2022 में नवंबर 2022 में निधन हो गया। ये कहाँ पर कार्यरत थे? अमेरिका के पर्ड्यू विश्वविद्यालय में ये पढ़ा रहे थे। कंप्यूटर और इलेक्ट्रिकल विभाग इनके अधीन था। इनको 2021 में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि ये वेदों के अध्ययन कर रहे थे, उसको सम्मानित करने लेके पद्मश्री अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था 2021 में। इसके साथ ही साक्षी संस्था के ये संस्थापक भी रहे हैं। उन्होंने 50 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। इसके बाद अवार्ड्स एंड ऑनर्स की सीरीज में देख लेते हैं। टेलर स्विफ्ट 4 पुरस्कार जीती हैं। टेलर स्विफ्ट एक गायिका हैं जो आपके स्क्रीन पर शो हो रही हैं। टेलर स्विफ्ट MTV EMA अवार्ड्स जो 2022 का हुआ उसमें विजेता में सबसे आगे हैं। कौन सी जो है वो अवार्ड्स के कौन से गाने के लिए इनको मिला है? ऑल टू वेल 10 मिनट संस्करण के लिए बेस्ट आर्टिस्ट, बेस्ट पॉप, बेस्ट वीडियो और बेस्ट परफॉर्मिंग वीडियो का पुरस्कार इनको मिला हुआ है। इसी के साथ जो और इम्पॉर्टेंट पुरस्कार हैं MTV EMA अवार्ड से, जैसे बेस्ट सॉन्ग के लिए निकी मिनाज को मिला है सुपर फ्रीकी गर्ल। बेस्ट कोलेब्रेशन के लिए डेविड गुएटा बेब रेक्सा आई एम गुड के लिए मिला हुआ है, ब्लू इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। बेस्ट न्यू के लिए 17, बेस्ट पॉप के लिए लीसा को मिला है। बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक डेविड गुएटा को मिला है। बेस्ट रॉक म्यूज को मिला हुआ है। बेस्ट मेटावर्स परफॉर्मेंस ब्लैक पिंक द वर्चुअल PUBG मोबाइल को मिला हुआ है। बेस्ट अल्टरनेटिव गोरिल्लाज को मिला है। बेस्ट लाइटिंग जो है अनीता को मिला है। बेस्ट सबसे बड़े प्रशंसक BTS को मिला हुआ है। इसके बाद एक ये गूगल डूडल न्यूज़ में था जिसको श्लोक मुखर्जी ने बनाया हुआ है। श्लोक मुखर्जी भी एक अवार्ड जीते हैं। श्लोक मुखर्जी ने जीता गूगल 2022 के लिए डूडल का अवार्ड। ये इंडिया लेवल पर जीते हैं। कहाँ के हैं? ये कोलकाता के हैं। इन्होंने इंडिया ऑन द सेंटर स्टेज के थीम पर ये इस डूडल को बनाया है और ये 14 नवंबर 2022 को google.co.in पर दिखाया भी गया है। राष्ट्रीय विजेता के अलावा 4 ग्रुप विजेता भी भारत से चुने गए हैं। इसके बाद अगला हमारा न्यूज़ होता है स्पोर्ट्स सेक्शन से। इसमें मेहुली घोष जो आपके स्क्रीन पर शो हो रही है ने एशिया एयरगन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। सबसे पहले जान लीजिए एशिया एयरगन चैंपियनशिप हो कहाँ रहा है? ये दक्षिण कोरिया के डेगू में हो रहा है। और किसको हराया है मेहुली घोष ने? दक्षिण कोरिया के ही यून यांग चो को हराया है।
ये बात याद रखिएगा। इसके बाद जूनियर महिला वर्ग में तिलोत्तमा सेन ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में हमवतन नैन्सी को हराकर भी स्वर्ण पदक जीता है। यूथ मेंस इवेंट की अगर हम बात करें तो उसमें पार्थ माने ने हा सेमिन को 16-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। तो 3 लोग स्वर्ण पदक जीते हैं। नीलो वर्ग में तिलोत्तमा सेन ने जीता हुआ है। इसके बाद पार्थ ने जीता हुआ है और इसके बाद मेहुली घोष ने जीता हुआ है। स्पोर्ट्स के अगले सेक्शन में हम देख लेते हैं 2025 में कबड्डी विश्व कप की मेज़बानी करेगा वेस्ट मिडलैंड्स। वेस्ट मिडलैंड्स है कहाँ पे? यूके में, यानी यूनाइटेड किंगडम में है। यहाँ पर तीन देश मिलकर इसका आयोजन करने वाले हैं, जैसे इंग्लैंड कबड्डी, स्कॉटिश कबड्डी और ब्रिटिश कबड्डी लीग द्वारा इसकी जो है वो इसकी शुरुआत की जाएगी। और यह पहली बार है जब एशिया के बाहर कबड्डी विश्व कप का आयोजन किया जा रहा है, ये भी याद रखने वाली बात है। इस टूर्नामेंट में जो है ईरान, भारत और पाकिस्तान सहित कुल 16 टीमें भाग लेंगी, जिसमें पुरुष और महिला दोनों होंगी। स्पोर्ट्स के अगले सेक्शन में देख लेते हैं स्पोर्ट्स अंडर 19 T20 विश्व कप 2024 की मेज़बानी करेगा श्रीलंका। इसी के साथ यह भी जानना जरूरी है कि पुरुष T20 विश्व कप की मेज़बानी श्रीलंका द्वारा की जा रही है, जबकि 2026 के संस्करण की मेज़बानी किसके द्वारा की जाएगी? जिम्बाब्वे और नामीबिया के द्वारा किया जाएगा, जो T20 अंडर 19 वर्ल्ड कप है। 2025 में अंडर 19 महिला T20 विश्व कप मलेशिया और थाईलैंड द्वारा आयोजित किया जाएगा। 2027 का जो अंडर 19 महिला संस्करण बांग्लादेश और नेपाल के द्वारा आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही यह जानना जरूरी है कि ग्रेग बार्कले जो हैं, अभी हम इसको रिवाइज कर रहे हैं, नवंबर 2022 में आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। ये कहाँ के मतलब पहले अध्यक्ष रह चुके हैं। मैं आपको ट्रिक दे दिया हूँ स्क्रीन पर, न्यू कुछ करके है, आप बताएंगे। इसके बाद स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ में मणिपुर से आ रहा है कि 14 नवंबर को मणिपुर ने मनाया है अमूर फाल्कन महोत्सव। अमूर फाल्कन एक पक्षी होता है जो दुनिया में सबसे लंबी दूरी तक उड़ने वाले प्रवासी पक्षी होते हैं। इनके बचाव और संरक्षण के लिए यह अमूर फाल्कन त्यौहार जो है वो मनाया गया है। अमूर फाल्कन महोत्सव यह इसका 7वां संस्करण है, मनाया गया है। इसके साथ ही यह जानना जरूरी है कि अगली जो न्यूज़ है केरल से, केरल पर्यटन ने जीता है रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड ये अपनी स्ट्रीट परियोजना के लिए जीते हैं, जो वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में इनको मिला हुआ है। वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट लंदन में आयोजित किया जा रहा है, ये भी जानने वाली बात है। स्ट्रीट का फुल फॉर्म क्या है? पर्यटन क्षेत्र में जो है ना एक कार्यान्वयन के लिए एक कार्यान्वित योजना है जो जल बचाव और संरक्षण परियोजनाओं को भी अपने अंदर समेटे हुए है। इसका जो पूरा नाम है, अगर आप इसको देखेंगे तो आप ऑटोमेटिकली ही समझ जाएंगे कि इसको क्यों अवार्ड मिला हुआ है। स्ट्रीट का पूरा नाम है सस्टेनेबल, टेंजिबल, रिस्पॉन्सिबल, एक्सपेरिमेंटल, एथनिक एंड टूरिज्म हब। इसे मार्च 2022 में लागू भी किया गया था। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15 नवंबर को मध्य प्रदेश का दौरा करेंगी। वहाँ पर ये जनजातीय गौरव दिवस जो कार्यक्रम हम लोगों ने डिस्कस किया था 15 नवंबर को ये मनाया जाने वाला है, इसमें ये भाग लेंगी। और यहीं पर ये पीसा एक्ट यानी पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम पीसा जो 1996 में आया था, इसको भी ये आधिकारिक तौर पर लागू करेंगे। मतलब लागू तो है लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी लागू नहीं है। मध्य प्रदेश के भोपाल स्टेशन को मिला है 4 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन। कौन दिया है इसको? FSSAI यानी फूड स्टैंडर्ड्स एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के द्वारा इसको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसे यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए प्रमाण दिया गया है। ईट राइट इंडिया एक आंदोलन चला था जो FSSAI ने शुरू किया था। इसके बाद मैप इन न्यूज़ की सीरीज़ में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 10 नए रामसर साइट्स जो जोड़े गए थे उनको। तो चलिए फटाफट डिस्कशन कर लेते हैं। सिरपुर वेटलैंड जो है वो मध्य प्रदेश में घोषित किया गया था। सतकोसिया जॉर्ज जो है वो उड़ीसा में घोषित किया गया था। इसके बाद नंदा लेक गोवा में, और रंगनाथ्यू बर्ड सेंचुरी जो है वो कर्नाटक में घोषित किया गया था। इसके साथ बेलोडे बर्ड सेंचुरी जो है तमिलनाडु में, बेम्बानूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स जो है तमिलनाडु में, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर जो है वो कहाँ पर है? वो तमिलनाडु के जस्ट नीचे ही है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, इसको भी घोषित किया गया है। इसके बाद
कोथनकुलम वर्ल्ड सेंचुरी जो है वो तमिलनाडु में है, इसको भी घोषित किया गया था रामसर साइट्स में। जो लास्ट 10 साइट जुड़े हैं उनकी बारे में मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद उदयम थंडमपुरम जो वर्ल्ड सेंचुरी है उसको भी घोषित किया गया था रामसर साइट। और वेदांत थांगल वर्ल्ड सेंचुरी भी जो तमिलनाडु में है इसको भी घोषित किया गया था। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। होप आपको वीडियो छोटी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।